नमस्कार दोस्तों। हैप्पी रिपब्लिक डे और गणतंत्रता दिवस का आपको अभिनंदन स्वीकार हो। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम 1857 क्रांति इस स्पेशल एडिशन में 1857 की क्रांति का। चूंकि आज राष्ट्रीय दिवस है भी, तो एक राष्ट्रीय मुद्दे पर यह वीडियो बनाने का हमने आज सोचा है। तो दोस्तों, अब हम 1857 क्रांति के बारे में बात शुरू करते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इसके प्रमुख कारण थे। सामाजिक सामाजिक कारणों में तो आप जैसा जानते ही हैं कि अंग्रेजों ने जब भारत में स्टार्टअप में तो बिजनेस के लिए अपना सिक्का जमाया था 31 दिसंबर 1600 को। और फिर तमाम भेड़ चालों के बीच में, जैसे हमने आपसे पहले भी बताया था कि प्लासी और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद ये फिर भारत में पूरी तरीके से राज करने की कवायद में लग गए। तो 1813 में सर्वप्रथम ईसाई प्रचार के लिए मिशनरी यहाँ आती है। 1813 में ये क्वेश्चन बनता है कि 1813 सर्वप्रथम ब्रिटिश मिशनरी जो कि ईसाइयों के प्रचार प्रसार और धर्मांतरण के लिए आए थे 1813 में। इन्होंने अपने धर्म की काफ़ी प्रचार प्रसार किया और हिंदुओं को भी और मुस्लिमों को भी इस हिसाब से ढालने की कोशिश की कि आप भी आइए, ईसाई बन जाइए। ये एक कारण था, क्योंकि लोग अपने धर्म को तो छोड़ नहीं सकते थे। हिंदू अपने हिंदुत्व और मुस्लिम अपने ईमान के पक्के थे, और अतः अंग्रेज यहाँ विशेष बेनिफिट नहीं पा रहे थे। 1813 में ये बात थी। तो उसके बाद दूसरा कारण ये देखिए आप कि 1829 में राजा राम मोहन राय ने एक रूढ़िवादी विचारधारा से मुक्त करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1829 में सती प्रथा पे बैन लगवा दिया। ये भी लोगों को नागवार गुजरा कि यार तुम हमारी प्रथा पे ऐसा नहीं कर सकते। ये भी एक कारण सुलग रहा था कि ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद 1850 में धार्मिक अयोग्यता निर्योग्यता अधिनियम आता है, जिसके तहत ये था कि अगर आप ईसाई धर्म ग्रहण करते हैं तो आपको आपकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद आपको अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये भी लोगों को नागवार गुजरा। डेट याद रखते चलिएगा, ये 1850 में था, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। फिर 1856 में जाके इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को भी पारित कर दिया। ये भी लोगों को नागवार गुजरा कि अभी तक तो हमारी संस्कृति में ऐसा कुछ था नहीं। डेट याद रखिएगा, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए और भी एक कारण, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, व्यक्तिगत नीति, ये भी एक प्रमुख कारण था। आप देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्तर से क्वेश्चन चलने वाले हैं कि सबसे पहले 1848 में इसने सतारा को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया 1848 में। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर को 1849 में। देखिए, सतारा 1848, जैतपुर और संभलपुर 1849। अब यहाँ से मैं एक फार्मूला बता देता हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से मतलब कोई दिक्कत ना हो। बउनाझा 1850 बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर और 1854 में झांसी। बउनाझा, बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी। डेट भी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 1848 सतारा, 1849 जैतपुर संभलपुर, 1850 बघाट, 1852 उदयपुर, 1853 नागपुर, 1854 झांसी। और एक आखिरी कील साबित हुई जब 1856 में इन्होंने अवध को भी कुशासन के तहत कुशासन का आरोप लगाते हुए इसे अपने राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप देखिए 1848 से 1856 के बीच में इतने घटनाक्रम हुए। उसके बाद फिर तत्कालिक कारण तो आप जानते हैं कि चर्बी युक्त कारतूसों का अफवाह उड़ता है सबसे पहले दमदम में। जनवरी 1857 में ये अफवाह उड़ता है और वहाँ लोगों में एक रोष जागृत होता है। लेकिन इसका व्यापक रोष तो आप जानते हैं 29 मार्च को मंगल पांडे को जब पता चलता है 29 मार्च 1857 को कि इस कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी ऊपरी परत पे लगा है, जिसे दांत से खींचकर
इस गोली को चलाया जाता था, दांत से खींचने के बाद इस गोली को चलाया जाता था। देखिए, हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं और मुस्लिम सूअर को अपवित्र मानती। तो इन दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, ऐसा मतलब जो है अगर था, और था भी, तो मंगल पांडे विद्रोह के तहत जब इससे कहा जाता है कि अब मेरे सामने तुम इस गोली को चलाओ, तुमने ये सब शस्त्र क्यों उठा के फेंक दिए, उसके सामने पहुंचते हैं लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरेस। इसे भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सार्जेंट ह्यूरेस और लेफ्टिनेंट बाग। उसने कहा ठीक है, अब तो धर्म भ्रष्ट ही हो गया। उसने तुरंत गोली अपने मुंह से नोची, उस टोपी को, जो ऊपर टोपी टाइप का रहता था, उसे नोचने के बाद उसने राइफल में भरा और इन दोनों को ही गोली मार दी। 29 मार्च 1857 की ये घटना है। अब गोली मारते ही चारों तरफ सनसनी फैल गई कि यार ये तो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार के सीधे वेंटिलेटर पर लिटवा के पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंच गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इसके साथ ईश्वरी प्रसाद भी था। ये दोनों, ईश्वरी प्रसाद इसे उकसाने वाले थे। 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने सोचा इस विद्रोह को यहीं से दमन कर देते हैं, तो उन्होंने मंगल पांडे को, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे, जिसका मूल निवास बलिया था, अगर कभी क्वेश्चन में आ गया, 34 नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर बंगाल, बैरकपुर बंगाल 34 नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाता है। साथ ही साथ उसी डेट पे ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। अब इस क्रांति ने पूरी तरीके से एक भव्य रूप ले लिया और चारों तरफ ये क्रांति फैलना स्टार्ट हो गया। देखिए, सर्वप्रथम तो 30 मई 1857 के इसको डेट को फिक्स किया गया था, लेकिन ये तत्कालिक ढंग से 10 मई 1857 को ही मेरठ से प्रारंभ हो गया। 10 मई 1857 मेरठ, इसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी रखा गया था। अब यहाँ से ये पहुँचते हैं बहादुर शाह जफर के पास। सैनिक यहाँ से विद्रोह करते हुए सीधे दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। 11 मई को दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर द्वितीय को ये अपना मुगल बादशाह घोषित कर देते हैं। हालांकि बहादुर शाह जफर द्वितीय उस समय लगभग 80 के इर्द गिर्द के एज में थे, तो ऐसे में तो वो नेतृत्व कर नहीं सकते थे। तो दिल्ली से, अब देखिए याद करते हुए निकलना है, दिल्ली से बख्त खां को उन्होंने अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। वो नाम मात्र के बादशाह थे। क्वेश्चन में कभी ये भी आता है कि इस स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कमजोर कड़ी कौन था, तो यही बहादुर शाह जफर द्वितीय ही था। लेकिन बख्त खां, जो जिसे बाकू सिंह भी कहते थे, बाकू सिंह, हालांकि वो खान था लेकिन बाकू सिंह उसे क्यों कहा जाता था, ये आप खुद ही पुस्तकों के जरिए खंगालिएगा। मैं तो पूरी जानकारी दे ही दे रहा हूँ आपको। तो बाकू सिंह यानी बख्त खां, वो क्या कहते हैं, यहाँ दिल्ली से वास्तविक नेतृत्व करता था। और भी देखिए, लाइन से कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट ही चीज़ें यहाँ पे उल्लेखित की जाएंगी। बहुत ज़्यादा लंबा विचार विमर्श तो नहीं किया जा सकता है। तो और भी देखिए, नेतृत्वकर्ता कहाँ से थे। अब आपके इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे, मौलवी लियाकत अली। और यहाँ मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद जो आधुनिक प्रयागराज है, यहाँ पर विद्रोह का दमन जिसने किया था वो था कर्नल नील, लियाकत अली नील। तो नील ने इसका दमन किया था। प्रयागराज इलाहाबाद से इस क्रांति का नेतृत्व जो किया गया था। इसके अलावा कानपुर से नाना साहब भी लीड कर रहे थे। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिनका पेंशन बंद कर दिया गया। तो लोगों ने कहा आप का पेंशन ले भी, अब बगल करो साले को। नाना साहब इससे आक्रोशित हुए। वो भी एजेड थे। नाना साहब का तात्या टोपे के साथ मिलकर कानपुर में इन्होंने नेतृत्व किया। कालांतर में नाना साहब युद्ध तो देखिए जीत नहीं पाए थे, क्योंकि कैंपबेल, कोलिन कैंपबेल, जो उस समय बहुत रणनीतिकार था, सबसे ज़्यादा विद्रोहों का दमन करने वाला यही कोलिन कैंपबेल था। तो कानपुर से इसका दमन किया गया। तात्या टोपे, नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधू पंत, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है, धोंधू पंत। आपके तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, आत्मा रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। तो इन दोनों का तो ये था, लेकिन कोलिन कैंपबेल ने इस विरोध को समाप्त कर दिया। अब उसके बाद ये सोचिए कि नाना साहब तो नेपाल पलायन करके चल दिए और तात्या टोपे ग्वालियर गया। क्वेश्चन में कभी आता है कि ग्वालियर से
लीड फ्रंट पर 1857 क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था, तो तात्या टोपे था। पहले इधर था कानपुर, नाना साहब जब नेपाल चले गए तो तात्या टोपे ग्वालियर से था। तो इसी तरीके से दोस्तों ये तो आप जान ही रहे हैं कि अवध का क्षेत्र जो है वाजिद अली शाह, अवध आप लखनऊ ही समझिए, अवध का क्षेत्र यही था। तो लखनऊ से वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने नेतृत्व को संभाला। कानपुर में कोलिन कैंपबेल ने तो दमन किया ही था, साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए लखनऊ में भी कोलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को दमन किया था। अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह और उनका पुत्र बिरजस कादिर। अब हम पहुंचते हैं झांसी। देखिए झांसी में सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई को तो आप जानते हैं, उनका मूल नाम मणिकर्णिका और मनु था, और इनका जन्म जो कभी स्थली पूछी जाए तो बनारस में इनका जन्म हुआ था, लेकिन लीड फ्रंट नेतृत्व उन्होंने झांसी से किया था। इस नेतृत्व को गंगाधर राव इनके पति थे, और इनका जो पुत्र था दामोदर, उसे भी लोगों ने राजा मानने से इनकार कर दिया था कि नहीं ये नहीं बन पाएगा। तो इन्होंने इस क्रांति को क्या कहते हैं पूरी तरीके से लीड फ्रंट पे नेतृत्व किया था। लोग ये भी कहते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई जीत भी सकती थी अगर मंदिर के तरफ से कुछ अंग्रेज धोखे से ना चले आते, क्योंकि उस समय तोप खानों में रानी लक्ष्मीबाई काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट था उस समय झांसी में, तो तोपों का मुख उस तरफ मोड़ा गया तो, लेकिन मंदिर होने की वजह से उन गोले को दागा नहीं जा सका और अंग्रेज वहीं हावी हो गए। यानी कि एक कूटनीति था। तो महारानी लक्ष्मीबाई को हराने वाला जनरल ह्यूरोज ने यह भी कहा था कि जितने भी युद्ध स्थल पे पुरुष लड़े हैं वो तो सिर्फ नाम मात्र के पुरुष थे, वास्तव में तो एक ही मात्र पुरुष मुझे नजर आई और वो है महारानी लक्ष्मीबाई। तो ह्यूरोज ने बात कही थी। अब दोस्तों एक बात और भी हम लोग निकलते हैं फैजाबाद की तरफ। किसे मतलब जो है अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता था, यही अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिसने फैजाबाद से इस कमान को संभाला था। कितना इनाम है, ये तो शोले में आप सुने ही होंगे कि कितना इनाम रखा है हम पे सरकार। 50,000 उस समय शोले कब आई थी 1973, लेकिन 1857 में 50,000 का इनाम अगर किसी के ऊपर हो तो वो अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला, जिसने फैजाबाद से, और इसी ने कहा था इन फिरंगियों को हम सब मिलकर, इन काफिरों को हम सब मिलकर चंद ही समय में खदेड़ कर बाहर फेंक देंगे। जिहाद का नारा दे दिया था इसने अंग्रेजों के विरुद्ध, इसीलिए इसे सबसे कट्टर। और फिर अब ये भी कि 50,000 रुपये इनाम भी था। यहाँ कैप्टन रेनाल्ड ने इस विद्रोह को दबाया। कैप्टन रेनाल्ड ने बरेली पहुँचते हैं, खान बहादुर खान यहाँ से नेतृत्व करता है, और विंसेंट आयर जो है इसका दमन कर देता है। और अब जगदीशपुर आरा, देखिए दोस्तों जगदीशपुर आरा, ये भी आप याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में आया जगदीशपुर आरा बिहार से किसने नेतृत्व किया था, तो वो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे, उन्होंने अंग्रेजों के दांत लगभग पूरी तरीके से खट्टे कर दिए थे। लेकिन अब क्या किया जाए कि भारतीय सैनिकों में कभी एकजुटता तो रहती थी, कभी नहीं रहती थी, और इधर होलकर, सिंधिया, निज़ाम और जोधपुर के राजा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसने सहयोग ना देते हुए अंग्रेजों को सहयोग किया। इस वजह से कुंवर सिंह यहाँ से पराजित हुए थे वीरतापूर्वक लड़ते हुए। पटना एक अलग क्षेत्र था, बिहार में ही पटना पड़ता है। पटना से पीर अली, जो कि पुस्तक विक्रेता था, वो अपनी पुस्तकों में लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध चीज़ें लिखा करता था कि देखो पहले हमारा कितना समृद्ध शासन था, अंग्रेज जब से आए क्या है क्या नहीं, मुगल शासनकाल की स्वर्णिम काल को दर्शाया करता था। पटना से पीर अली ने विद्रोह किया था, जिसे देखिए बिहार का जो है विलियम टेलर ने ही यहाँ भी इसको दबाया। जगदीशपुर कुंवर सिंह को विलियम टेलर ने हराया था। यानी बिहार का अगर कभी क्वेश्चन बनता है, चाहे पटना से पीर अली वाला क्वेश्चन बनता है, तो इसको दबाने वाला सिर्फ एक ही था, और वो था विलियम टेलर। तो दोस्तों मतलब ये सब चीज़ें तो क्लियर हम लोग करते हुए आगे और भी निकलने की कोशिश करते हैं
कि पुस्तकों के भारत भारत के किस महान इतिहासज्ञ और क्रांतिकारी ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वो वो थे वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी। और अंग्रेजों ने फिर एक सरकारी इतिहासकार भी नियुक्त किया, एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। 1857 इनके पुस्तक का नाम ही था 1857। ये सरकारी इतिहासकार 1857 विद्रोह के थे। द सिपाही म्यूटनी ऑफ द रिवोल्ट, इसे भी आर.सी. माजूमदार ने लिखी थी इस पुस्तक को। द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता, ये देखिए इंपॉर्टेंट ही है, द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता ने लिखा था। और अब लोगों ने इस युद्ध के बारे में क्या क्या कहा। वी डी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। आर.सी. माजूमदार ने कहा था ना तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना तो ये राष्ट्रीय, और ना ही ये मतलब कोई भी, उसने साफ इनकार कर दिया, कुछ भी नहीं था। ना प्रथम था स्वतंत्रता संग्राम, ना तो राष्ट्रीय आंदोलन ही था। तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। बर्बरता और सभ्यता के बीच जंग, इसे होम्स ने कहा। देखिए होप्स याद कर लीजिएगा, होम्स को एक बार होप्स बना दीजिए। बर्बरता और सभ्यता आपको खुद ही से, तो होम्स को होप्स बना देंगे तो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध इसी ने कहा था, होम्स ने, आर.टी. होम्स। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, उसे षड्यंत्र की जो बात करते हैं, ये विलियम टेलर और जेम्स आउटरम ने कहा था ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत ही मानिए विलियम आउट हो गया, एक षड्यंत्र मतलब रचा गया कि अब ऐसे गेंद फेंकेंगे। तो षड्यंत्र इसे किसने कहा? विलियम टेलर आउटरम। विलियम टेलर आउट हो गया षड्यंत्र के जरिए। षड्यंत्र किसने कहा था? विलियम टेलर ने। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। और बर्बरता और सभ्यता के बीच में होप्स, तो बा से बर्बरता, सा से सभ्यता, हाँ तो होप्स, होम्स, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। और बाकी ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध, रीझ, ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांध, यानी हम सब धर्मांध हैं, वो किसने कहा? रीछ ने। मतलब रीछ समझ लीजिए, लेकिन रीछ टाइप का ही तो बात बोल रहा है वो, कि भाई हम तो अपने अपने कल्याण के लिए लड़ रहे थे, अब तुम बोल रहे हो कि मतलब ऐसा कि धर्मांध, ईसाइयों के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, रीछ कहीं की, या रीछ, याद रखिएगा। मतलब ये याद करने का ये तरीका हमेशा, ये सब क्वेश्चन हमेशा ही हिट लिस्ट के कैटेगरी में आते हैं, और कहीं से भी आते हैं तो लोग दिमाग से उतरने लग जाता है। तो इस हिसाब से आप याद रखिएगा। और साथ ही इसे और भी मतलब कई लोगों ने कई चीज़ों की तरह, जैसे कि देखिए एस.एन. सेन ने कहा था ये गर्मी की आंधी की तरह बहुत तेज था लेकिन अल्पकालिक था। उन्होंने अपनी पुस्तक 1857 में इस बात का उल्लेख किया था। सिपाही विद्रोह किसने कहा था? सिपाही विद्रोह सीले और लॉरेंस। तो सिपाही विद्रोह, इसे 1857 को सिपाही विद्रोह सीले और लॉरेंस। बेंजामिन डेंजराइली उसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। सिपाही विद्रोह तो सीले और लॉरेंस ने कहा था। सीले लॉरेंस सिपाही विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़राइली। तो अब देखिए दिल्ली में जो है बहादुर शाह जफर था ही, और बाद में इसे मतलब इस युद्ध के परास्त होने के पूर्व ही इसे मतलब जो है रंगून भेज दिया गया था 1862 में, जहाँ इसका निधन हो जाता है। बहादुर शाह जफर एक अच्छा कवि भी था, और यहाँ से मतलब जो है निकलसन को देखिए, निकलसन जो है युद्ध में मारा गया, बख्त खां और उसके सैनिकों के अदम्य साहस की वजह से ये मारा गया निकलसन। बाद में हडसन इसे हुमायूं के मकबरे से जो है पकड़ता है और उसे सीधे रंगून भेज देता है। तो रंगून में ही इसने अपनी आखिरी सांस ली। ये बताइए मुगल बादशाहों का इतिहास कितना अच्छा था, लेकिन आते आते क्या से क्या हो गया। महान कवि मिर्जा गालिब ने भी कहा था कि मेरे सामने तो रक्त का समंदर है, न जाने खुदा मुझे और कौन सा दिन दिखलाने वाला है। मिर्जा गालिब ने इस युद्ध को अपने आंखों से देखा था। बग्घियों पर कभी कभी वो जाते थे तो लोगों में वो संचार दिखा करते थे। तो यही
1857 की क्रांति का। देखिए, पूरा सार तो दोस्तों एक वीडियो में बताने से वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को हमने फोकस करते हुए इस वीडियो को बनाया। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।